हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के अम्ल, सारक एवं लवण के बारे में बताऊँगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले अम्ल एसिड। अरहिनिस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि। तो जो अम्ल होते हैं वह इसको अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अरहिनिस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो जो H+ देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरा हमारा है सार बेस। अरहिनिस के अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं सार कहलाते हैं, जैसे NaOH, Aq और Na+Aq+ OH- Aq। तो जो सार जो कहते हैं इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। अरहिनिस के अनुसार वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH- देते हैं उन्हें वे सार कहलाते हैं। तो अम्ल में और सार में यही फ़र्क है कि जो अम्ल होते हैं वे हाइड्रोजन आयन प्लस देते हैं और जो सार होते हैं वे जलीय विलयन में मुक्त हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं, उन्हें सार कहते हैं। तीसरा हमारा है सूचक, इंडिकेटर, यानी सूचना देने वाला। सूचक एक रंजक या रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल व सार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि। तो जो सूचक होता है उसका जो उपयोग किया जाता है तो अम्ल एवं सारक की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन आदि। तो ये हमारा सूचक हो गया। अब जो हमारा अगला है वो है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। यानी जो सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। अगला हमारा है पीएच पैमाना, पीएच स्केल। अम्ल या सारक की प्रबलता की जांच पीएच पैमाना के उपयोग से की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल मीटर -1 में सांद्रक के लघुगण को पीएच कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच बराबर -10 G 10 H+। तो जो पीएच पैमाना होता है उसका जो उपयोग होता है वो अम्ल या सारक की प्रबलता की जांच करने में होता है। अगला हमारा है लवण, सैल्ट, यानी नमक। किसी अम्ल तथा सार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं। यानी जो लवण है, सैल्ट है, नमक है, किसी अम्ल या सार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं, जैसे नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। ये नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक, अगला हमारा है साधारण नमक, कॉमन सैल्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न
लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में भी करते हैं। तो जो साधारण नमक होता है, कॉमन सॉल्ट, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न होता है, यानी बनता है। लवण को सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक कहते हैं। इसी लवण का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं, यानी इसी नमक का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। साधारण नमक का हो गया। इससे अगला हमारा है विरंजक चूर्ण। अगला हमारा है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, जो विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर जो प्राप्त होता है वो सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो जो विरंजक चूर्ण का उपयोग है, यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए तथा पीने के पानी को रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। जो इसका उपयोग किया जाता है वो कपड़ा उद्योग में और कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी का मज्जा एवं लॉन्ड्री और साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, और पानी में जो रोगाणु नाशक कीटाणु होते हैं उनमें, यानी पानी साफ करने में किया जाता है विरंजक चूर्ण का प्रयोग। अगला हमारा है बेकिंग सोडा के उपयोग, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा कि एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, इसका उपयोग पाव रोटी या केक खमीर उठने के कारण को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। प्रति अम्ल के संगठन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडा जल अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो बेकिंग सोडा है उसका जो प्रयोग किया जाता है, तो जैसे पाव रोटी बनती है, जब पाव बड़ा पाव बनता है, केक बनता है, खमीर उठाने में यानी उसे मुलायम और फेट यानी फुलाने के लिए किया जाता है। ये बेकिंग सोडा का उपयोग हो गया। अगला हमारा है धोने का सोडा या धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है, यानी ये जो है तो क्षारकीय लवण है। और ये जो प्राप्त होता है तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा हमारा जल हो गया, और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इनसे जो होता है वो प्राप्त होता है। अगला हमारा है धोने के सोडे के उपयोग, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। इसका उपयोग कांच के उद्योग में, साबुन एवं कागज के उद्योग में, घरों में साफ सफाई में, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। यानी धोने के सोडे का जो उपयोग किया जाता है वो कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज उद्योग में, और घरों की साफ सफाई में, और जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अगला हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP। जिप्सम को, जो जिप्सम होता है उसको 373 के ताप पर गर्म करने पर यह अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट CaSO4 1/2H2O बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है, हमें प्राप्त होता है, वो जिप्सम को 373 के ताप पर गर्म करने पर अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट CaSO4 1/2H2O
बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग यानी इसका इस्तेमाल हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, यानी जो हड्डियाँ टूट जाती हैं उन पर जो प्लास्टर होता है वो पीओपी का होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा हमारा खिलौने बनाने में, सजावट का सामान एवं सतह को चिकनी बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है क्रिस्टल जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टल जल कहते हैं। यानी जो क्रिस्टल जल है वो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे धावन सोडा Na2CO3 CO3 10H2O क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं। यानी धावन सोडे में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं, उसे हम धावन सोडा कहते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। चैप्टर नंबर 3 हमारा है धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। धातु को जो कहते हैं मेटल कहते हैं और अधातु को नॉन मेटल। प्रश्न नंबर 1, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। यानी जो गर्म पानी का टैंक बनाने में जो तांबे का उपयोग होता है और लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका उत्तर यह है कि गर्म जल का टैंक बनाने में कॉपर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉपर गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात लोहा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है तथा कॉपर का गलनांक इस्पात की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। यानी जो गर्म जल बनाने में तांबे का उपयोग इसलिए होता है कि क्योंकि कॉपर जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी जल के साथ जो है वो जल्दी से उसमें गलना पैदा नहीं होता, और लोहा जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया पैदा करता है, उसमें गलना शुरू हो जाता है, वो कुछ ही टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। इसलिए इसका गर्म पानी के टैंक में तांबे का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, मिश्रातु क्या होते हैं? उत्तर, 2 या 2 से अधिक मिश्रातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। यानी जो मिश्र धातु होते हैं वे 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। एक धातु व एक अधातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु कहते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 3, मरकरी की मिश्र धातुओं का सामान्य नाम बताइए। यानी जो मरकरी की मिश्र धातुओं का सामान्य नाम है वो है मरकरी की मिश्र धातुओं को अमलगम कहा जाता है। यानी जो मरकरियों की जो मिश्र धातु होती है उसको अमलगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, तथा 2 अधातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं कर सकती। यानी जो 2 धातु है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और जो 2 धातु है जो ऐसा नहीं करती, उन दोनों के नाम पूछे गए हैं। उत्तर है जी इसका जिंक और मैग्नीशियम ऐसी अधातु हैं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। यानी जो दो धातु हैं जो हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं वह है जिंक और मैग्नीशियम, ZnNMg। ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है,
जबकि कॉपर Cu तथा सिल्वर Ag ऐसी धातु है जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती या नहीं करती। तो जो Zn और Mg है वह एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है, और जो Cu और Ag है वह ऐसी धातु है जो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। अधातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरी कम सक्रिय ऐसी एक एक धातुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम से रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी जो धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के क्रम से रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी या विद्युत श्रेणी कहते हैं। पहला हमारा है जो हाइड्रोजन से अधिक धातु सोडियम है, हाइड्रोजन से अधिक धातु सोडियम है Na, और हाइड्रोजन से कम धातु गोल्ड है Au है। यानी दो धातुओं के नाम हैं, एक कम है और एक ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 6, विद्युत रासायनिक श्रेणी में किन्हीं दो उपयोग लिखिए। उत्तर, धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना, ये एक हो गया। और दूसरा हमारा है धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से स्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना। यानी जो पूछा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में किन्हीं दो उपयोग लिखिए, श्रेणी के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। तो धातुओं द्वारा जल से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना और धातुओं की अन्य धातुओं को उनके लवणों से स्थापित करने की क्षमता ज्ञात करना, ये हमारे दोनों हो गए। निम्नलिखित में अंतर ज्ञात कीजिए। जो पूछा गया है निम्नलिखित में अंतर ज्ञात कीजिए। खनिज एवं अयस्क, दूसरा हमारा है निस्थापन एवं भर्जन। तो जो खनिज है, उत्तर हमारा खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। जो खनिज है वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। और जो अयस्क है वे खनिज हैं जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कासित किया जा सकता है, वे खनिज कहलाते हैं। अयस्क जो है वह हैं। तो जो खनिज है हमारे वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, वे खनिज है। और जो अयस्क है वे खनिज जिनमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सुविधापूर्वक कम खर्च पर निष्कासित किया जा सकता है, वे अयस्क है। जो अगला हमारा है प्रश्न नंबर 8, अयस्कों के सांद्रक से क्या तात्पर्य है? उत्तर, खनिजों से अवांछित अशुद्धियों को दूर कर अयस्कों में धातु की मात्रा की वृद्धि अयस्कों का सांद्रक कहलाती है। यानी जो अयस्कों का जो सांद्रक है वो अयस्कों से, जो खनिजों से अवांछित अशुद्धि, यानी जो खनिज में अशुद्धि होती है उन्हें दूर कर अयस्कों में धातु की मात्रा की वृद्धि अयस्कों का सांद्रक कहलाता है। प्रश्न नंबर 9, कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइडों में किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं? उत्तर, कार्बोनेट अयस्कों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विधि निस्थापन कहलाती है। यानी जो पूछा गया हमसे कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइडों में किस प्रकार परिवर्तित हो सकते हैं, तो कार्बोनेट जो होते हैं वो अयस्कों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने से ये ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह विधि निस्थापन कहलाती है। प्रश्न नंबर 10, ब्लिस्टर कॉपर किसे कहते हैं? यानी जो ब्लिस्टर कॉपर है वो किसे कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। गलित कॉपर को जब ठंडा करते हैं तो उससे गैस निकलती है जिससे उसकी सतह कुछ स्थानों पर ऊपर उठ जाती है, अतः सतह पर
फफोले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। यानी जब गलित कॉपर को जब ठंडा करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। जो गैस निकलती है उसकी सतह कुछ स्थानों पर ऊपर उठ जाती है। अंततः सतह पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, यह है हमारा प्रश्न नंबर 11। सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो सक्रियता श्रेणी है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती। धातुएं दूसरी धातुओं के अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनती है, वे सक्रिय धातुएं होती हैं। धातुओं की सक्रियता की तुलना उनकी जल, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ अभिक्रियाओं द्वारा करते हैं, परंतु सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यानी जो सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है, तो सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती, यानी सब अलग अलग होती है। धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। जो धातुएं सरलता से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यानी छोड़कर धनायन बनाती है, वे सक्रिय धातुएं होती हैं। धातुओं की सक्रियता की तुलना उनके जल, ऑक्सीजन व अम्लों के साथ अभिक्रियाओं द्वारा करते हैं, परंतु सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। यह हमारी सक्रियता श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। अगला है हमारा भर्जन से आप क्या समझते हैं। यानी जो भर्जन है उससे आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 11, भर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, भर्जन सांद्रिक अयस्कों में अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। यानी जो भर्जन है वो सांद्रिक अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। यानी जो अशुद्धियाँ होती है वह वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु जो हवा के साथ, जो गैस के साथ, वो बाहर निकल जाती है। यह हमारा भर्जन हो चुका। प्रश्न नंबर 12, फैन पवलन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी। यानी जो फैन पवलन विधि है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। उत्तर, फैन पवलन प्रक्रम। यह विधि सल्फाइड अयस्कों जैसे CuFeS2, ZnS एवं PbS को गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रक्रिया में बारीक पिसे हुए अयस्कों को एक बड़े टैंक में चित्र जल के साथ मिलाकर कर्दम बना लेते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। यानी जो चीड़ के तेल से जो सल्फाइड ऑक्साइड तथा गैंग होता है उसे पानी यानी जल के द्वारा उसे गीला करते हैं। इस कर्दम में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्का तेल फैन या झाग जिससे सल्फाइड अयस्क होता है ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मल फैन के रूप में तैरता है, यानी पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस मलफैन को निकालकर सुखा लेते हैं और गैंग के कण भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक की तली पर इकट्ठा हो जाते हैं। यानी जो फैन पवलन विधि है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। तो फैन पवलन विधि जो है ये इस प्रकार है कि जैसे
यह विधि सल्फाइड अयस्क जैसे CuFeS2ZnS एवं PbS को गैंग से पृथक यानी पृथक अलग अलग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस प्रक्रिया को में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े टैंक में चित्रजल के साथ मिलाकर कर्दम बना लेते हैं। इसके बाद उसमें चीड़ का तेल डालते हैं। चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को तथा गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इस कर्दम में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्का तेल फैन या झाग जिसमें सल्फाइड अयस्क होता है ऊपर उठकर टैंक के ऊपरी सतह पर आकर फनलैन के रूप में तैरता है। इस मलफैन को निकालकर सुखा लेते हैं और गैंग के कण जो भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक की तली में इकट्ठा हो जाते हैं। यह हमारी फैन फलन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी हो गई। अगला हमारा है मिश्र धातु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व संगठन व उपयोग लिखिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातु वो के नाम और संगठन व उनके उपयोग लिखिए। इसमें तीन चीज़ें पूछी गई है, नाम, संगठन और उपयोग, यानी किस काम में आते हैं। सबसे पहला हमारा है मिश्र धातु। जब धातुएं परस्पर क्रिया करती है तो धात्विक यौगिक बनते हैं जिनको मिश्र धातु अथवा धातु संकर कहते हैं। उपचायक वायुमंडल में पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं को घोलकर ठोस कर लेने पर कॉपर की मिश्र धातुएं बनती हैं। यानी जो तांबे की जो मिश्र धातु बनती है वो इस प्रकार बनती है, जब धातुएं परस्पर क्रिया करती है तो धात्विक यौगिक बनते हैं जिनको मिश्र धातु अथवा धातु संकर कहते हैं। यह हमारी मिश्र धातु हो गई। उपचायक वायुमंडल में या पिघले हुए कॉपर में अन्य पिघली हुई धातुओं को घोलकर ठोस कर लेने पर कॉपर की मिश्र धातु बनती है। दो प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी संरचना तथा मुख्य उपयोग निम्नांकित सारणी में दिए गए हैं। यानी जो नीचे बनी हुई सारणी है उसमें दो मिश्र धातुओं की संगठन और उनके उपयोग दिए गए हैं। दो मिश्र धातु यानी पीतल और कांसा, ये दो हमारी मिश्र धातु है, पीतल और कांसा। तो जो नीचे हमने जो सारणी बनाई है वो इस प्रकार है कि मिश्र धातु का नाम है पीतल और संगठन यानी कितनी है, किसके संगठन से बनाई गई है और उसका उपयोग क्या है। तो जो मिश्र धातु हमारी है पीतल है, तो ये इसे इंग्लिश में कहते हैं बिरास या अल्फा। तो ये जो हमारी है ये 60% से 80% तक Cu कॉपर तथा 20% से 40% तक जिंक, यानी ये दो चीज़ों से बनती है, कॉपर से और जिंक से। और इसका उपयोग जो होता है घरेलू बर्तन बनाने में, मशीन बनाने में या कारतूस बनाने में आदि के बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरी हमारी जो मिश्र धातु है वो हो गई हमारी कांसा, ब्रोनोज। तो ब्रोनोज जो है ये 88% Cu यानी कॉपर से, 88% इसमें कॉपर तथा 12% Sn होता है। सिक्के, इनका उपयोग जो होता है वह सिक्के, बर्तन तथा घंटे, यानी सिक्के बनाने में होता है और बर्तन बनाने में होता है और जो होता है घंटे बनाने में, तथा जहाज के नोदक यानी जो पानी वाला जहाज होता है उनके नोदक आदि बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यह हमारी दो मिश्र धातुएं हो गई। ये किस संगठन से मिलकर बनती है और इनका कितना उपयोग है और किन किन चीज़ों में हम इनका उपयोग करते हैं। तो दो हमारी मिश्र धातु हो गई, कांसा और पीतल। तो इस तरह से मिश्र धातुओं के बारे में हमें लिखना है। अगर इस तरह का सवाल आए तो इसे इसी तरह से लिखना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं उसके बारे में हमने ऊपर लिखा ही है। और जो नीचे है कि उसकी कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। तो आपको कॉपर की जो दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग संगठन और उपयोग लिखना है वो इस प्रकार लिखने हैं।
कि मिश्र धातु संगठन और उनके उपयोग, मिश्र धातुओं को इधर साइड में लिखना है, संगठन को बीच में और उपयोग को साइड में। तो आपको इसी तरह से करना है। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए और घंटे के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।